गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ कैलाश चोटिया, मेरा नाम कैलाश चोटिया है। जैसा कि बच्चों आप मेरे से परिचित हैं और जो हमारा रघुनाथ स्कूल जो रतनगढ़ का सबसे बेस्ट स्कूल है, सबसे अच्छा स्कूल है, सबसे फेमस स्कूल है, उसकी ओर से आपको घर बैठे ऑनलाइन क्लासेज उपलब्ध करवाई जा रही है। और उन ऑनलाइन क्लासेज में मैं कक्षा 11 में आपको पॉलिटिकल साइंस या राजनीति विज्ञान है वो बेटा पढ़ा रहा हूँ। हमारा अध्याय नंबर 3 चुनाव और प्रतिनिधित्व चल रहा है। हमने पिछले कुछ 2-3 दिनों से चुनाव आयोग के कार्यों के बारे में अध्ययन किया है, निर्वाचन आयोग के बारे में अध्ययन किया है। तो जैसा कि कल मैंने आपको चुनाव आयोग के कार्यों को बताया था, इसको एक बार पुनः इस पॉइंट को हम दोबारा देखेंगे और उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। जैसा कि बच्चों आपको पता है, निर्वाचन आयोग का इतिहास इस बात का गवाह है कि संस्थाओं की कार्य प्रणाली में प्रत्येक सुधार के लिए कानूनी और संवैधानिक परिवर्तन जरूरी नहीं है। ये आम धारणा है कि 25 वर्ष पहले के मुकाबले ये सामान्यतः विश्वास किया जाता है कि आज से जो 25 साल पहले चुनाव में जो धांधली होती थी, बूथ कैप्चरिंग होती थी, बूथों की लूट होती थी, फर्जी मतदान होता था, मतदाताओं को डराया धमकाया जाता था, उसकी बजाय आज जो चुनाव होते हैं वो ज़्यादा स्वतंत्र हैं, ज़्यादा प्रभावी हैं। इसलिए नहीं है कि निर्वाचन आयोग को ज़्यादा कोई विशेष कृत्रिम रूप से उसने शक्तियां प्राप्त कर ली है, नहीं, शक्तियां तो वही है जो संविधान में उसे दी गई है। बस निर्वाचन आयोग ने अब इन शक्तियों का प्रयोग, क्योंकि निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है, उसकी अपनी शक्तियां हैं। अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। पहले ये निर्वाचन आयोग 1 सदस्यीय था, 1989 में ये 3 सदस्यीय हो गया, 1993 के बाद में इसे 3 सदस्यीय कर दिया गया। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति है वो प्रधानमंत्री की सलाह द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो दरअसल अब क्या हुआ है, 25 सालों से जब से ईवीएम का प्रयोग शुरू हुआ है, निर्वाचन आयोग ने उन शक्तियों का प्रभावशाली ढंग से प्रयोग करना शुरू कर दिया जो उसे संविधान से पहले प्राप्त थी। जैसा कि बच्चों आपको पता है, 1951 और 1952 से लेकर लोकसभा की 17वीं लोकसभा के चुनाव 2019 में संपन्न हो गए, ठीक है ना, जिसमें नरेंद्र मोदी है और बीजेपी है वो, या एनडीए के रूप में वो सत्ता में वापस उन्होंने कमबैक किया है, वापसी की है। तो 1951 से लेकर लोकसभा के 17 आम चुनाव हो चुके। निर्वाचन आयोग के द्वारा विधानसभाओं के अनेक चुनाव और उपचुनाव भी करवाए गए हैं। इस काल के दौरान 1951 से लेकर अब तक लोकसभा के 17 चुनाव हो चुके। इसके अलावा निर्वाचन आयोग के द्वारा विधानसभा के चुनाव और कई उपचुनाव है वो भी संपादित किए जा चुके हैं। निर्वाचन आयोग को आसाम, पंजाब, जम्मू कश्मीर जैसे हिंसाग्रस्त इलाके जहां पर किसी समय आतंकवाद अपने चरम पर था, तो चाहे पंजाब हो, चाहे आसाम हो, चाहे जहाँ पर आसाम में उल्फा, पंजाब में खालिस्तान और जम्मू कश्मीर में पाक स्पॉन्सर्ड टेररिज्म या प्राक प्रायोजित या पाकिस्तान के द्वारा प्रायोजित आतंकवाद के कारण जो चुनाव थे वो हिंसाग्रस्त होते थे। चुनाव क्षेत्रों में चुनाव कराना बहुत कठिन चुनौती थी, अनेक कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता था। 1991 में पूरी चुनाव प्रक्रिया के बीच में ही रोकना पड़ा, क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान ही पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या है वो कर दी गई थी। तो 1991 में पूरी की पूरी चुनाव मशीनरी को बीच में ही रोक देना पड़ा, क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान ही प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या है वो हो गई थी। इसी प्रकार निर्वाचन आयोग को 2002 में अन्य गंभीर समस्या का सामना करना पड़ा, जब गुजरात चुनाव है, विधानसभा चुनाव है वो गुजरात विधानसभा भंग कर दी गई थी और चुनाव कराना पड़ा था। उस समय गुजरात में भयंकर दंगे हुए थे, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में भी चुनाव आयोग ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की हर संभव व्यवस्था की थी। तो अप्रत्याशित हिंसा के कारण स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाना संभव नहीं था, तो निर्वाचन आयोग ने राज्य में विधानसभा के चुनाव कुछ महीनों के लिए टाल दिए। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग के इस कदम को वैध ठहराया था। हिंसा की आशंका, हमारे देश में अनेक प्रकार की हिंसा, सांप्रदायिक हिंसा, आतंकवाद, अलगाववाद, क्षेत्रवाद की समस्या रही है।
जो चाहे जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के द्वारा प्रायोजित आतंकवाद हो या पंजाब में कभी खालिस्तान का आतंकवाद रहा था, इसी प्रकार आसाम में अल्फा और अन्य आतंकवादी गतिविधियां रही थी। तो निर्वाचन आयोग ने राज्य में विधानसभा चुनाव के कुछ महीनों के लिए, इसी प्रकार 2002 में गुजरात में सांप्रदायिक दंगों को देखते हुए निर्वाचन आयोग ने कुछ समय के लिए चुनाव है वो टाल दिए थे, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने भी वैध ठहराया था। तो निर्वाचन आयोग है उसने अपनी शक्तियों का पूर्ण रूप से उपयोग करना है वो शुरू कर दिया है। वो शक्तियां वो उनकी व्यापक है, शक्तियां हैं वो उन्होंने प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करनी शुरू कर दी है। चुनाव सुधार बहुत ही आवश्यक है। कोई भी चुनाव प्रणाली कभी आदर्श नहीं हो सकती। ऐसा नहीं कि उसमें कुछ कमियां हैं, उसमें अनेक कमियां रही जाती है और सीमाएं रह जाती है। लोकतांत्रिक समाज को अपने चुनाव को अधिक स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने के तरीकों को बराबर खोजते रहना पड़ता है। तो लोकतांत्रिक समाजों को अपने चुनाव को अधिक स्वतंत्र करवाने के लिए, अधिक निष्पक्ष बनाने के लिए तरीकों को बार बार खोजना पड़ता है। कोई भी चुनाव वो आदर्श चुनाव नहीं हो सकता। हर चुनाव में कुछ न कुछ कमियां हैं, अनेक समस्याएं हैं। तो उन समस्याओं को जूझते हुए स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने के तरीकों को बराबर खोजते रहना चाहिए। वयस्क मताधिकार, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जिसमें 18 साल तक के व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है। चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता, प्रत्येक व्यक्ति को चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता है। और एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की स्थापना को स्वीकार कर भारत में चुनाव को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने की कोशिश की गई है। लेकिन पिछले 66 वर्षों के अनुभव के बाद में हमारे चुनाव प्रणाली में सुधार के लिए अनेक सुझाव दिए गए हैं। किस प्रकार हमारा चुनाव है उसमें सुधार किया जाए, चुनाव आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाया जाए। पिछले 66 वर्षों के अनुभव भी हमें ये बताते हैं कि चुनाव प्रणाली में कुछ न कुछ कमियां हैं। उन कमियों को किस प्रकार सुधारा जाए और सुधार करने के लिए अनेक सुझाव दिए गए हैं। चुनाव सुधारों के सुझाव जैसे कि निर्वाचन आयोग का गठन हो, विभिन्न राजनीतिक दल, स्वतंत्र समूह और अनेक विद्वानों द्वारा दिए गए हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा, विभिन्न राजनीतिज्ञों के द्वारा, स्वतंत्र समूह के द्वारा, एनजीओ के द्वारा, अनेक पॉलिटिकल विद्वानों के द्वारा कुछ सुझाव दिए गए हैं। इनमें से कुछ सुझाव इस अध्याय में उल्लेखित हमारे संवैधानिक प्रावधानों में संशोधन करने के बारे में है। कुछ सुझाव दिए गए हैं जिनका बारे में हमें अध्ययन करना चाहिए। हमारे चुनाव प्रणाली को अधिक पारदर्शी, अधिक व्यापक, अधिक स्वतंत्र, अधिक निष्पक्ष बनाने के लिए चुनाव सुधार करने आवश्यक है। कोई भी जो चुनाव प्रणाली है वो अपने आप में पूर्ण नहीं होती। तो हमारे चुनाव प्रणाली भी हम उसे संपूर्ण रूप से पारदर्शी या पूर्ण रूप से सही नहीं मान सकते। हर चुनाव प्रक्रिया में कुछ न कुछ कमियां रहती है। अमेरिका में भी आप देख लो, चुनाव प्रक्रिया को लेकर चुनाव रिजल्ट है वो अभी तक वहाँ पर उन रिजल्ट को लेकर भी डोनाल्ड ट्रंप और जो जो बाइडेन है उनके बीच में विवाद चल रहा है। हालांकि जो बाइडेन है वो अमेरिका के राष्ट्रपति बन चुके हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप उसे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देने के बारे में उस निर्वाचन के दौरान हुई धांधलियों को वो सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देने के बारे में सोच रहे हैं। तो हमारी चुनाव प्रणाली को सर्वाधिक, आपको पता है हमारी जो चुनाव प्रणाली है वो जो सबसे आगे उसी की जीत प्रणाली के स्थान पर किसी भी प्रकार की समानुपाती प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू करनी चाहिए। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि हमारे देश में जो सबसे आगे उसी की जीत प्रणाली के हिसाब से उसके स्थान पर जो इजराइल में प्रचलित है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, जिसके अनुसार जिस पार्टी को जितने वोट उसी पार्टी को उसी अनुपात में सीटें मिल जानी चाहिए। जिस पार्टी को जितने वोट उस पार्टी को उतनी सीटें मिल जानी चाहिए। इससे राजनीतिक दलों को उसी अनुपात में सीटें मिलेगी जिस अनुपात में उसे वोट मिला है। तो इजराइल में प्रणाली प्रचलित है जिसके अंतर्गत प्रत्येक पार्टी को संसद में जितने वोट मिलते हैं उस वोट के हिसाब से उसे उतने ही सीटें मिल जाती है। जबकि हमारे यहाँ पर जिसको कम वोट मिलते हैं उसको भी सीटें जैसे ज़्यादा मिल जाती है। जैसे कांग्रेस को 1984 के चुनाव में मात्र 48% वोट मिले थे, लेकिन उसकी सीटें कितनी जीती थी? 415, यानी अपने
वोट तो उसे 50% से भी कम मिले थे, लेकिन सीटें उसने करीब करीब 3/4 सीटें वो प्राप्त कर ली थी। तो जो सबसे आगे उसी जीत प्रणाली के स्थान पर हमें भी इजराइल के समान, कुछ विशेषज्ञों का मानना है, मेरा मानना नहीं है, कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाना चाहिए, जिसके आधार पर जिस पार्टी को जितने वोट मिले उस पार्टी को उतनी ही सीटें मिले। जिस पार्टी को जितने वोट उस पार्टी को उतनी ही सीटें। तो जिस पार्टी को जितने वोट मिलेंगे उस पार्टी को उसी अनुपात में सीटें मिल जाएगी। संसद और विधानसभा में यह लंबे समय से मांग की जा रही है कि संसद में या विधानसभा में 1/3 सीटें हैं वो महिलाओं को चुनने के लिए विशेष प्रावधान बनाई जाती है। 1/3 सीट ऑफ द लोकसभा एंड द लेजिस्लेचर असेंबली शुड बी रिजर्व फॉर द वुमेन। संसद और विधानसभा की जो 1/3 सीटें वो महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी जानी चाहिए, ऐसा प्रावधान किया जाना चाहिए। इसके लिए ऐसा प्रस्ताव है वो लोकसभा से तो पास हो चुका है, लेकिन राज्यसभा में ये अटक चुका है। तो और मौजूदा राजनीतिक दल है वो इस बात के लेकर गंभीर भी नहीं है, क्योंकि इसके लिए संविधान संशोधन करना पड़ेगा, उसमें लोकसभा के द्वारा और राज्यसभा के द्वारा पारित होना आवश्यक है। तो जो चाहे संसद हो चाहे विधानसभा हो, हमारे महिलाओं की भागीदारी वो आधी है, तो कम से कम उन्हें सीटें तो कम से कम 1/3 मिले। तो चाहे संसद हो चाहे विधानसभा हो, उसमें 1/3 सीटें हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए? चुनावी राजनीति में धन का प्रयोग, चुनावी राजनीति में धन के प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए, धन का प्रभाव रुके, इसके लिए और अधिक कठोर कदम है वो उठाए जाने चाहिए, प्रावधान किए जाने चाहिए। सरकार को एक विशेष निधि से चुनावी खर्चों का भुगतान करना चाहिए। चुनावी राजनीति में धन का दुरुपयोग न हो, लोगों में पैसा, शराब या पेट्रोल है वो गाड़ियों में न भराया जाए, इसके लिए धन का प्रभावी रूप से चुनाव आयोग को देखना चाहिए कि धन का प्रभावी रूप से दुरुपयोग न हो। इसको नियंत्रण करने के लिए क्या प्रावधान किया जाना चाहिए? सरकार को एक विशेष निधि से जो भी चुनाव में पार्टियों के खर्चे होते हैं उसे वहन करना चाहिए। जिस उम्मीदवार के विरुद्ध, ये भी होना चाहिए, जिस उम्मीदवार के विरुद्ध फौजदारी मुकदमे क्या होते हैं बेटा? हत्या या अंग भंग कर देना या हत्या के लिए उकसाना या फिर व्यक्ति पर जानलेवा हमला करना। यदि ऐसा मुकदमा किसी व्यक्ति पर चल रहा है तो उसके चुनाव लड़ने पर हमेशा के लिए रोक होनी चाहिए, भले ही इसके विरुद्ध न्यायालय में अपील कर रखी हो, भले ही उसने इसके विरुद्ध अपील कर रखी हो। ऐसे व्यक्तियों को जिसके विरुद्ध फौजदारी मुकदमा चल रहा है उसे चुनाव लड़ने के लिए हमेशा के लिए रोक दिया जाना चाहिए, भले ही इसके विरुद्ध न्यायालय में उसने अपील कर रखी हो। यदि कोई व्यक्ति, यदि कोई उम्मीदवार चुनाव में जाति और धर्म के आधार पर वोट की अपील करता है तो उसके चुनाव को प्रतिबंधित कर देना चाहिए। तो हमारे देश में आपको पता है जाति और धर्म की राजनीति है वो बिहार और उत्तर प्रदेश के चुनाव में ज़्यादा देखने को मिलती है, जब जिसमें जातिगत आधार पर अपील की जाती है, धार्मिक आधार पर अपील की जाती है। तो जाति और धर्म के आधार पर यदि कोई उम्मीदवार है, यदि कोई अपील करता है तो उसका निर्वाचन है वो रद्द कर दिया जाना चाहिए, उसके चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए, पूर्ण रूप से उसे प्रतिबंधित कर देना चाहिए। तो चुनाव प्रचार में जाति और धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार की यदि अपील की जाती है तो उस अपील पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा देना चाहिए। तो चुनाव प्रचार में जाति और धर्म के आधार पर की जाने वाली अपील, किसी भी प्रकार की अपील को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर देना चाहिए। कोई भी उम्मीदवार, कोई भी व्यक्ति चुनाव में धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर लोगों से अपील न कर सके, लोगों को भड़का न सके। इसके आधार पर जो व्यक्ति ऐसी अपील करता है जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, तो उस पर पूर्ण रूप से रोक लगा देनी चाहिए, उसके चुनाव को पूर्ण रूप से अवैध घोषित कर दिया जाना चाहिए। राजनीतिक दलों की कार्यप्रणाली और नियंत्रण रखने के लिए और उसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए, लोकतांत्रिक बनाने के लिए कानून बनाया जाना चाहिए और उसे लोकपाल के या अंतर्गत लाया जाना चाहिए। तो राजनीतिक दलों की जो कार्यप्रणाली है उसको नियंत्रित करने के लिए, उसकी कार्यविधि को और अधिक प्रभावी और लोकतांत्रिक बनाने के लिए कानून पास किया जाना चाहिए, कानून बनना चाहिए, कानून बनाकर उसे कानूनी रूप दिया जाना चाहिए।
तो लोकतांत्रिक बनाने के लिए कानून होना चाहिए। तो राजनीतिक दलों की कार्यप्रणाली को नियंत्रित करने के लिए, उसकी कार्यप्रणाली को और अधिक प्रभावी और अधिक लोकतांत्रिक बनाने के लिए कानून होना चाहिए। कानून के द्वारा उसे और अधिक प्रभावी और अधिक पारदर्शी और अधिक निष्पक्ष बनाया जाना चाहिए, जिसके तहत राजनीतिक दलों को प्राप्त होने वाला चंदे को बाकायदा उसकी ऑडिटिंग होनी चाहिए, स्वतंत्र पर्यवेक्षक होने चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए कि राजनीतिक दलों का चंदा है वो कितना मिल रहा है, कितना वो खर्च कर रही हैं। और सरकार को ये भी करना चाहिए कि जो चुनाव के दौरान विभिन्न पार्टियां जो खर्च करती है उसका वहन निर्वाचन आयोग है वो एक, या सरकार है वो एक स्वतंत्र जो संचित निधि है उसमें से वो खर्च करे, और ज़्यादा धन के खर्च पर रोक लगनी चाहिए। ज़्यादा धन है वो खर्च नहीं किया जाना चाहिए। तो ये कुछ सीमित सुझाव है। इन सुझावों पर आम राय नहीं है, लेकिन यदि उन पर आम राय बन भी जाए तो भी कानूनी और औपचारिक प्रावधान एक सीमा तक ही कारगर होते हैं बेटा। वास्तव में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव तभी हो सकते हैं, आपको पता है, जब सभी लोग चुनाव प्रक्रिया में भाग लेते हैं और लोकतांत्रिक प्रतिस्पर्धा की भावना का सम्मान करते हैं। तो ये सुझाव सीमित है, ये राजनीतिक दल और चुनाव आयोग पर निर्भर करता है। तो निष्पक्ष चुनाव तभी हो सकते हैं जब सभी उम्मीदवार राजनीतिक दल और वे सभी लोग को चुनाव प्रक्रिया में भाग लेते हैं लोकतांत्रिक प्रतिस्पर्धा की भावना का सम्मान करें, उनका आदर करें। तो तभी लोकतंत्र है वो सफल बन सकता है, लोकतंत्र प्रभावी बन सकता है, जब सभी उम्मीदवार राजनीतिक दल और सभी लोग चुनावी प्रक्रिया में भाग लें, लोकतांत्रिक प्रतिस्पर्धा की भावना का सम्मान करें, चुनाव सुधारों को स्वीकार करें और इन्हें लागू करने के लिए संविधान में पर्याप्त संशोधन किए जाएं। तो समानुपाती प्रतिनिधित्व प्रणाली हो, चाहे महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित हो, चाहे धन के प्रभाव को रोकने के लिए विशेष निधि बनाए जाए, या फौजदारी मुकदमे वाले व्यक्तियों को चुनाव लड़ने पर रोक हो, जाति और धर्म के अपील न हो, इसके लिए जो सुधार करने हैं वो राजनीतिक दलों के करने हैं। राजनीतिक दलों के लिए और संसद में उसको या संविधान संशोधन के द्वारा इन सुधारों को लागू किया जाना चाहिए। तो ये आपको मैंने आज समझाया है। कल आपका ये पूरा अध्याय है वो समाप्त हो जाएगा। तो इसको आपको लिखना है बेटा, इसको याद करना है, इसको समझना है। ये टॉपिक आपको मैंने समझा दिया, ये आपका होमवर्क है। धन्यवाद।